हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व की शुरुआत कहाँ से होती है। यह है आपकी आवर्त सारणी जिसमें पी ब्लॉक की शुरुआत होती है 13 समूह से 18 समूह तक। पी ब्लॉक 13 समूह से 18 समूह तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व इस कारण कहलाते हैं क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ये पी ब्लॉक के तत्व इस कारण कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, पी ऑर्बिटल में। जैसे कि देखें, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बोरान का, तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, 1s2 2s2 2p1। तो देखो ये पी ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, पी ब्लॉक में। उसी तरह से ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 1s2 2s2 2p4। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, तो इस कारण ये भी पी ब्लॉक का हो जाएगा। तो इस कारण ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और बोरान क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है। तो इसी तरह से 13 समूह से लेकर 18 समूह के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। अब बात करें अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। यहाँ पे जो n का मान है वो कक्षक की संख्या को दर्शाता है। n का मान कक्षक की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s और p है, NSNP है, तो यहाँ ये दूसरा आवर्त का तत्व है। ये दूसरा आवर्त का तत्व है। इसी कारण यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या 2 को दर्शाया गया है। यहाँ पर भी देखो NS और NP है, S और P है, और साथ में इनका मान यहाँ पे क्या है, 2 है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे आवर्त में है। और ऑक्सीजन में कितने कक्ष होंगे, 2 कक्ष, 1 और 2 कक्ष। बोरान में भी कितने कक्ष होंगे, 1 और 2 कक्ष। ठीक है, तो इसी तरह से बोरान मतलब जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS और NP होता है। यहाँ पे NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और NP में भी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे n का जो मान है कक्षक की संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से n का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, n का मान जो है आपके कक्षक की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे अब जो 15 समूह है उसमें कौन कौन से तत्व हैं उनको याद करना है। तो 15 समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और क्या है, पेंटियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटियम। ये है 15 समूह के तत्व जिसको आपको नाम याद करने हैं और साथ में परमाणु क्रमांक भी याद करना है। तो यहाँ पे 15 समूह के तत्व के नाम दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो 15 समूह के तत्व होते हैं उनमें प्रथम 2 तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उसके बाद आर्सेनिक और जो एंटीमनी होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका बिस्मथ जो क्या है, धातु है। ठीक, अब देखते हैं प्राप्ति स्थान या फिर उपलब्धता। जो तत्व होते हैं, जो 15 समूह के तत्व होते हैं उनमें कुछ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि कुछ तत्व आते हैं, उनकी प्राप्ति स्थान या फिर उनकी उपलब्धता पृथ्वी में कितनी प्रतिशत है उसके बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन सभी जीवों तथा वनस्पति के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है। नाइट्रोजन अणु के रूप में हमें वायुमंडल में मिलते हैं। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वायुमंडल में 78% है, मतलब इतना प्रतिशत मात्रा में ये वायुमंडल में मिलता है। नाइट्रोजन जो होता है संयुक्त अवस्था में, मतलब यह अमोनिया के फॉर्म में
अमोनियम नाइट्राइड के फॉर्म में या फिर सोडियम नाइट्राइड के फॉर्म में हमें वायुमंडल में मिलेगा। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ऐसे ही ये संयुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? ये अभी बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है। अगर इसकी प्रतिशत मात्रा की बात करें तो इसकी वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा जो है 0.14% ही है। ठीक है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में ये भी नहीं मिलता है। यह अनेक खनिजों यह अनेक खनिजों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में मिलता है। ठीक है, अनेक खनिज में जो फास्फोरस होगा कैल्शियम फास्फेट के रूप में हमें मिलेगा। यहाँ पे कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंस खनिज हैं जिसको आपको याद करना है। जैसे कि पहला खनिज है फास्फोरस के खनिजों के नाम में पहला है फास्फोराइट। पहला क्या है? फास्फोराइट, Ca3PO4 2। उसके बाद है क्लोरोपेटाइट। दूसरा क्या है? क्लोरोपेटाइट, 3Ca3PO4 2 CaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फास्फोरस है कैल्शियम फास्फेट के रूप में हमें मिल रहा है, कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद तीसरा खनिज का नाम है फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरोपेटाइट क्या होता है? 3Ca3PO4 2 CaF2। उसके बाद है वेविलाइट 4Al PO4 2Al OH3 9H2O। ठीक है, उसके बाद आगे है VVA-नाइट। लास्ट है आपका VVA-नाइट, यह Fe3PO4 2 H2O के रूप में मिलता है। तो इस तरह से फास्फोरस के खनिज तत्वों के नाम हमने यहाँ पे पढ़ा, फास्फोराइट, क्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट, वेविलाइट और VVA-नाइट। तो ये खनिज का नाम इसमें से आता ही है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। जो फास्फोरस होता है हमारे शरीर की हड्डी में और जो दांत होता है और विभिन्न मांसपेशियों में तथा मस्तिष्क में भी क्या होता है? ऊतक के रूप में जो ऊतक होते हैं उनमें पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है हड्डी में, दांत में, मांसपेशियों में और मस्तिष्क के ऊतकों में, इनके ऊतकों में क्या होता है? फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्सेनिक को। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक भूपर पट्टी में 5×10⁻⁴% उपस्थित होता है। देखो कितना कम प्रतिशत उपस्थित होता है। इसके खनिज सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। आर्सेनिक जो है कभी भी संयुक्त फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलेगा। इसके जो आर्सेनिक है हमें सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलेगा। मतलब आर्सेनिक के जो खनिज होंगे वो किस रूप में मिलेंगे? सल्फाइड के रूप में। जैसे कि इसके कुछ प्रमुख खनिज या फिर अयस्क निम्न हैं: आर्सेनिक पायराइट PeAsF, आर्पीमेंट AH2S3, कोबाल्टाइट COASS, निकल ग्लास मतलब NiAs और S। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के जो खनिज होते हैं वो हमें सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। आर्सेनिक कभी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। आर्सेनिक की उपलब्धता पृथ्वी में 5×10⁻⁴% ही होती है। आर्सेनिक के कुछ यहाँ पे खनिज के नाम दिए गए हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है एंटीमनी। पृथ्वी में एंटीमनी की प्रतिशत मात्रा जो होती है 10⁻⁸% होती है। एंटीमनी के मुख्य खनिज निम्न है: रूटिबनाइट या एंटीमोनिट मतलब Sb2S3। उसके बाद है वेलेंटिनाइट Sb2O3। उसके बाद है आपका बिस्मथ। इनके मुख्य खनिज निम्नलिखित है: बिस्माइट या बिस्मथ ऑकरे और दूसरा है बिस्मथ ग्लांस। ठीक, तो यहाँ पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन चारों के खनिज के नाम आपको याद करना है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसे हमने देख लिया है। जो 15 समूह के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और क्या होता है NS मतलब NS1 से लेकर 2 तक के, और P में जो होता है 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है P ब्लॉक के तत्वों का है, NS1 से लेकर 2 तक के और NP में 1 से लेकर 6 तक के। अगर बात करें समूह की, किसी एक समूह की, जैसे कि 15वें समूह की, तो 15वें समूह में
क्या होता है, किसी भी समूह में जाने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान हो जाता है। ठीक है, किसी भी समूह में जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, हमारा समान हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का देखिए तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें नाइट्रोजन का तो 1s2 2s2 2p4 हो जाता है, सॉरी 2p3 हो जाता है। 1s2 2s2 2p3 हो जाता है किसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम लोग 15वें समूह की बात करें तो 15वें समूह में जितने भी तत्व हैं, 15वें समूह में जितने भी तत्व होंगे उनके बाह्यतम कक्ष में NS2 और NP3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, सामान्यतः जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 से 2 और NS1 से 6। लेकिन अगर स्पेसिफिक 15वें समूह की बात करें जिसमें आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15वें समूह में, जैसे कि नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS और NH2 और NP3। 15वें समूह का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3। जैसे कि फास्फोरस का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। 6 4 10 2 12 12 और 3 15। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, नाइट्रोजन का 7। तो इस कारण 15वें समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 और NP3 होगा। यहाँ पर भी NH2 और NP3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सामने में लिखा है ये 2 परमाणु क्रमांक बढ़ने से ये 3 4 5 ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। ठीक है, परमाणु जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कक्षा की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, अब देखते हैं जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक, अगर 15वें समूह के तत्व की भौतिक गुणों की बात करें, जो 15 समूह का तत्व होता है उनके भौतिक गुणों की बात करें तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणु के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाइट्रोजन की छोटी होती है, इसी कारण ये पी बंद बना लेते हैं। क्योंकि बाह्यतम कक्ष में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन के p और दूसरे नाइट्रोजन के p आपस में यहाँ पे बंध बनाएंगे और p बाई बंध का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर N2 अणु के रूप में मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनकी त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस जो होता है मोम जैसा ठोस होता है। मोम जैसा मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी चतुर्परमाणुक अणु के रूप में हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक नाइट्रोजन अणु N2 अणु के रूप में मिलेगा और फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है चतुर्परमाणुक के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक, ये भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये ठोस होते हैं और क्या होते हैं, इनमें धात्विक चमक होता है। इन सभी में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। यहाँ साथ में क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है, इसी कारण यह हमें बहुबंध के रूप में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फिजिकल स्टेट। अब देखते हैं परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। 15वें समूह के तत्व की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या 14 समूह के तत्व से क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो अगर 15वें समूह के तत्व की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो किसी भी परमाणु पर नाभिक में आवेश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में आवेश बढ़ते हैं। अगर आवेश बढ़ेंगे तो बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी।
बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ने से बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी कम होगी। दूरी कम हो रही, इसका मतलब ये है कि आकर्षण बढ़ेगा। देखो, पहले आकार ये था, उसके बाद क्या हो गया, आकार ये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ऐसे में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ जाएगा तो आकार जो है पहले ऐसा था तो अब छोटा हो जाएगा। आकर्षण बढ़ा है तो नाभिक अधिक बल से इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखेंगे, जिससे आकार क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होती है। अगर दूरी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक पास पास आएंगे। पास पास आएंगे मतलब आकर्षण उनमें बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या कम होने लगेगी। तो इस कारण 15वें समूह के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या 13वें और 14वें समूह से कम होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो क्या होता है, 15वें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 15वें समूह के भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। तो 15वें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता जो गुण होता है, जो धात्विक गुण होता है, वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात करें धात्विक गुण की, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब जो तत्व होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कक्षक की संख्या बढ़ती है। तो अब कक्षक की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ जाती है। तो जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इस कारण उसके गलनांक व क्वथनांक का मान भी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अब देखते हैं परमाणुकता। समूह में सभी तत्व बहुपरमाणुक होते हैं, किसको छोड़कर, नाइट्रोजन को। पहले हमने देखा नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये तीनों क्या होते हैं, चतुर्परमाणुक दर्शाते हैं। तो समूह में सभी तत्व बहुपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन जो होता है आपका द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करें आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी गैसीय अवस्था में परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होगा, समूह में क्या होता है, किसी भी समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आयनन ऊर्जा को। आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी भी समूह में आप लोग ऊपर से नीचे जाओ, किसी भी समूह में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, सॉरी आर्सेनिक के भूल गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ पे किसी भी समूह में चले जाओ, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ता है, इसका मतलब ये है नाभिक और जो आपके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आयनन ऊर्जा क्या होती है, जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको कहेंगे हम लोग आयनन ऊर्जा। तो ऊपर से नीचे गए, परमाणु का आकार बढ़ा। भाई परमाणु जैसे कि इसमें और इसमें तुलना करके हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी अधिक है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे तो आकर्षण कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे परमाणु का साइज देखो कितना छोटा है। तो यहाँ पे जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति इस नाभिक की आकर्षण क्षमता अधिक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा इसको एनर्जी देना पड़ेगा। इस कारण क्या होता है,
समूह में जाने पर 15वें समूह जो होता है 15वां समूह, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर, समूह मतलब ऊपर से नीचे ही जाना है, तो किसी भी समूह में या फिर 15 समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है, इस कारण क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी, मतलब आकर्षण क्या होगा, कम होगा। आकर्षण कम होगा तो बाह्यतम कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब समूह में जाने पर आयनिक ऊर्जा का मान कम होगा। और उसी तरह से आवर्त में जाएं तो आवर्त में जाने पर क्या होता है, नाभिक पर आवेश क्या होते हैं, आपके बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे 3 आवेश आ गए, यहाँ पे 4 आवेश आ गए, तो क्या होगा, जैसे कि आपका जैसे कि 14 समूह है, यहाँ पे आपके 14 समूह हैं और यहाँ पे है आपका 15 समूह। तो एक तरह से हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, 14 से 15 में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश बढ़ता है। नाभिक पर आवेश बढ़ गया आपका, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 5 हो गया, तो नाभिक पर आवेश बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, देखो कक्षक सेम होता है। किसी भी आवर्त में चले जाओ, दूसरे आवर्त में जाएंगे तो यहाँ पे 2 कक्षक मिलेंगे आपको, ठीक है। तीसरे कक्षक में चले गए तो वहाँ पे कितने कक्षक मिले, तीसरे आवर्त में चले गए, आवर्त मतलब बाएं से दाएं, तो वहाँ पे क्या होंगे, 3 कक्षक मिलेंगे आपको। चौथे आवर्त में चले गए तो वहाँ पे 4 कक्षक मिलते जाएंगे। मतलब किसी भी आवर्त में जाने पर कक्षक की संख्या समान हो जाती है, लेकिन किसी भी कक्षक में जाने पर कक्षक की संख्या, किसी भी आवर्त में जाने पर कक्षक की संख्या समान हो जाती है, लेकिन नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं। नाभिक पर आवेश क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, नाभिक पर आवेश बढ़ गए लेकिन आकार सेम का सेम है, आकार उतना का उतना है। जितना आकार इसका है उतना आकार इसका भी, उतना आकार इसका भी। तो क्या हो जाएगा, नाभिक पर आवेश बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो पहले में जो तत्व था उसकी अपेक्षा आवर्त में जाने पर जो तीसरे में तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम हो गई है, मतलब आकर्षण बढ़ गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आवर्त में जाने पर, मतलब 14 समूह से 15 समूह में चले जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा किसी समूह में जाएं, समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं। इन समूह के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा 14वें समूह के तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। जो 15वें समूह होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान 14वें समूह से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है अधिक, क्योंकि 15 के तत्वों में नाभिकीय आवेश समूह के 14 से क्या होता है, अधिक होता है। 14 से 15 में गए तो 14 से 15 में चले गए आवर्त में, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 18, 17, 17 से 18, तो 14 से 15 में चले गए तो नाभिकीय आवेश 14 की अपेक्षा 15 में ज़्यादा होगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या है। मतलब 15वें समूह के जो तत्व होते हैं, 15वें समूह के तत्वों के छोटे आकार तथा उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से जो 15 समूह के तत्व होते हैं उनका जो आकार होता है 14वें समूह से छोटा होता है, ठीक है। 15 समूह के तत्वों का आकार 14वें समूह के तत्वों की अपेक्षा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि नाभिक पर आवेश 15वें समूह में ज़्यादा होंगे, किसकी अपेक्षा, 14वें समूह की अपेक्षा। आवेश ज़्यादा होंगे तो आकर्षण ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज़्यादा होगा तो आकार छोटा होगा 15 समूह के तत्वों का। देखो तो अगर आकार छोटा है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये है आपके 14वें समूह के तत्व और ये है 15वें समूह के तत्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिक पर जो आवेश होता है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ये 14 है और ये 15 है। तो 14वें समूह में मान लेते हैं 4 आवेश है यहाँ पे बीच में,
और यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, आवेश की संख्या एक बढ़ गई, 5 आवेश हो गई। तो अब इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण जो होगा, यहाँ पे आवेश ज़्यादा है तो यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो त्रिज्या है आपकी परमाणु त्रिज्या वो कम होगी। इसका मतलब डायरेक्टली ये है परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो तत्व होते हैं 15वें समूह के, उनकी जो वो जब सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको आकर्षण करने की क्षमता 15वें समूह की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इनका आकार, जो 15 समूह के तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है तो यहाँ पे जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको आकर्षण अधिक करेंगे, ये नाभिक जो है आकर्षण अधिक करेंगे, इस कारण आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसका मतलब डायरेक्टली ये है विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा। ठीक है, तो ये है 15 समूह के जो तत्व होते हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर 15वें समूह की बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पे तुलना किया है 14 समूह की अपेक्षा जो 15 समूह होते हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। लेकिन अगर उसी 15 समूह में ही चले जाएं, ऊपर से नीचे चले जाएं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऐसे करके ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाएगा, है ना। परमाणु का आकार बड़ा है तो यहाँ पे जैसे कि कोई दूसरा जो तत्व आकर के यहाँ पे बंध बनाया है, तो चूंकि इसका आकार बड़ा है मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी है तो यहाँ पे साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर किसी भी समूह में या फिर स्पेसिफिक 15वें समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो इस कारण जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसका मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक, अब देखते हैं आक्सीकरण संख्या या फिर आक्सीकरण अवस्था। आक्सीकरण अवस्था जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इसका मतलब ये है कि जो 15वें समूह के तत्व होते हैं आपके दो आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। पहला हो गया ये +3 और दूसरा हो गया इन दोनों को मिलाकर के +5। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उनकी आक्सीकरण संख्या 3 है। अगर वो इन दोनों को मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उनकी आक्सीकरण संख्या 5 है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो +3 आक्सीकरण अवस्था अधिक सामान्य होती जाती है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ s इलेक्ट्रॉन अक्रिय होते जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, 15वें समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनकी +3 आक्सीकरण जो अवस्था होती है वो ज़्यादा स्थायी होती जाती है, क्योंकि जो +2 आक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि NS जो होते हैं बंध निर्माण में भाग लेने की क्षमता ऊपर से नीचे आने पर, परमाणु का आकार बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, तो आक्सीकरण अवस्था को देखते हैं एक बार। जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। ठीक है, इनका आक्सीकरण संख्या की बात करें तो +3 और +5 दोनों होता है। ऊपर से नीचे जाने पर +3 आक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है, क्योंकि जो S ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जो S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध निर्माण में ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि S ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय व्यवहार दर्शाते हैं परमाणु का आकार बढ़ने पर। ठीक है, तो क्या होगा, इस कारण यहाँ पे +3 आक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी। ठीक, और क्या होता है, जो नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में D कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 आता है, D ब्लॉक नहीं आते हैं, लेकिन फास्फोरस में आपका D आएगा, आर्सेनिक में आएगा, एंटीमनी में आएगा, बिस्मथ में आएगा। फास्फोरस का हो जाता है 1s2 2s2 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p 4p3 6 4 10 10 2 12 6 18 तो 20 20 30 और 3
33। मतलब देखो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग ले रहे हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन को छोड़कर 15वें समूह में जैसे जैसे नीचे जाते हैं डी ऑर्बिटल भी वहाँ पे भाग लेते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तीनों ही जो ब्लॉक होते हैं आपके ऑर्बिटल का निर्धारण करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब क्या होता है यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक तीनों ही ब्लॉक क्या होते हैं आपका ब्लॉक का निर्धारण करेंगे। साथ ही ये तीनों ही ब्लॉक क्या करते हैं संकरण का भी निर्धारण करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे संकरण का निर्धारण होगा तो यहाँ पे एस के और हाँ sp3 और d हो जाएगा। एस के एक कक्षक भाग लेंगे, पी के 3 कक्षक भाग लेंगे और डी के एक कक्षक भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे संकरण होता है sp3d प्रकार का होता है। नाइट्रोजन 15वें समूह में जाएं तो नाइट्रोजन को छोड़कर शेष जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इन सभी तत्व क्या होते हैं sp3d संकरण बनाने की क्षमता रखते हैं। क्यों sp3d संकरण बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एस जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एस में होंगे, डी में होंगे, पी में होंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक को दे देता है, तो जिसके कारण ये भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक ये तीनों ही क्या करेंगे, संकरण का निर्धारण करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे जो संकरण होगा sp3d प्रकार का होगा। अब यहाँ पे देखो, तो इसी कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के अलावा शेष जो तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है आपका, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन NCl3 दर्शाएगा, लेकिन फास्फोरस क्या दर्शाता है, PCl5 दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि इसमें जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो भी क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व भी सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तीनों ही ब्लॉक संकरण का निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, हमारा डी आ गया है, लेकिन नाइट्रोजन में कोई डी ब्लॉक होता नहीं है। तो इसी कारण से क्या होता है, ये PCl5 बनाते हैं और ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 होता है, NCl3 होता है। नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्व में डी कक्षक हो, नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी आपके तत्व होंगे उन सभी में क्या होगा, डी कक्षक होगा, जिसके कारण NS इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर जाता है। अतः संयोजी कोष में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एस का 1, पी के 3 और डी का 1। इसी कारण यहाँ पे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो sp3d संकरण द्वारा 5 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इस कारण यह क्या होती है, यह sp3d संकरण नाइट्रोजन जो है नहीं बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कारण नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन होता है sp3d संकरण नहीं बनाता है, इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, वो NCl3 बनाएगा, लेकिन फास्फोरस क्या हो जाएगा, PCl5 बनाएगा, क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण यह NCl3 बनाएगा और यह फास्फोरस PCl5 बनाएगा। ठीक।